ठीक है, हो गई। तो बच्चों हम लोग कह रहे थे कि कहाँ से शुरू होती है इसकी जो बात है, वो शुरू होती है आपकी कहाँ से, ओराई सी से। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी कि रेप्लिकेशन जो है वो कहाँ से शुरू होगा, आपका ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन से, ओराई से। ठीक है, तो ये क्या है आपका ओराई सी। अब क्या है बच्चों, इसमें 245 बेस पेयर्स होते हैं। ठीक है, इसकी जो खासियत होती है ओराई सी की, खासियत क्या होती है, ओराई सी की खासियत ये होती है कि इसके अंदर जितने भी बेस पेयर्स है ना बच्चों, स्पेसिफाइड होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ओराई सी में दो टाइप के सीक्वेंसेस पाए जाते हैं। एक सीक्वेंसेस होते हैं जो 13 होते हैं, 13 यानी कि 13 सॉरी 13 बेस पेयर्स के होते हैं, और एक होते हैं जो होते हैं 9 बेस पेयर्स के होते हैं। ठीक है, एक होते हैं आपके जो 13 बेस पेयर्स के होते हैं, और एक होते हैं जो आपके 9 बेस पेयर्स के होते हैं। अब ये होते कितने हैं, ये होते हैं आपके 3 सेट, और ये होते हैं आपके 4 to 5 सेट। कैसे, देखिए आप, क्या है ये आपका डीएनए, किसका, प्रोकैरियोट का डीएनए। ठीक है, अब देखिए ये क्या है इसका, ये पूरा इसका ओराई है बच्चों, ओराई सी, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब क्या होगा इसमें, मैंने आपको बोला ये सीक्वेंसेस है, तो देखिए कैसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वापस। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 वापस। ठीक है ना, तो इस तरह से 13 के इसमें क्या होते हैं, सेट होते हैं, और इनकी जो सिक्वेंसेस होती है ना बच्चों वो सेम होती है। ठीक है ना, ऐसे ही सेम किसके साथ होता है, ऐसे ही आपके 9 बेस पेयर इनके साथ होता है, यानी कि 9 बेस पेयर्स के आपको 4 से लेकर 5 सेट मिलते हैं। ठीक है, और इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है 13 मर। ओके, और इसको बोल दिया जाता है 9 मर। अभी बात समझ में आपको, ठीक है ना। तो ये इस ओराईसी की क्या है, ये इस ओराईसी की खासियत होती है कि इसमें मिलने वाले इसके जो 245 बेस पेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, स्पेसिफाइड होते हैं, और किस में और किस रूप में होते हैं, 13 बेस पेयर्स के 3 सेट होते हैं, और 9 बेस पेयर्स के 4 to 5 सेट होते हैं। और इसीलिए इनको क्या बोल दिया जाता है, इसको बोल दिया जाता है 13 मर, और इसको क्या बोल दिया जाता है, 9 मर। अगली बात समझ में, तो इस तरह से इसकी सेट है। अब इसका होता कैसे है, इसका जब डीएनए रेप्लिकेशन शुरुआत होती है, इनिशिएशन होती है, तो होता कैसे है, कुछ एंजाइम्स हैं जिनको मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी। मतलब एंजाइम्स तो बेसिकली नहीं है, उनके नाम हैं जो नाम अलग से दे दिए हैं। एक है आपका डीएनए ए, डीएनए बी, और डीएनए सी। डीएनए ए क्या है आपका, इनिशिएशन एंजाइम है। कैसे, ये प्रेशर क्रिएट करता है बच्चों, क्या करता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है। बेसिकली करता क्या है डीएनए ए, डीएनए ए के कुछ 4 से 5, ये तो सेट की बात कर रहे हैं हम, 4 to 5 मॉलिक्यूल्स में कह सकती हूँ। डीएनए ए के 4 to 5 मॉलिक्यूल्स मैंने किसके नीचे लिखे, 9 बेस पेयर्स के नीचे लिखे। तो बेसिकली करते क्या है, इसके 4 to 5 मॉलिक्यूल्स 9 बेस पेयर्स की जो सेट है, वहां पर आकर जुड़ते हैं। कैसे, मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, ये डीएनए है। ठीक है, ये 9 बेस पेयर्स के सेट हैं, यहाँ पर मान लो इतने हैं, यहाँ से लेकर और पूरे यहाँ तक है, 9 बेस पेयर्स के सेट है। ठीक है, दिख रहा है ना आप सबको, बहुत ज्यादा छोटा तो नहीं लग रहा मैम, छोटा लग रहा है, दिखता है। ठीक है, क्या है, 9 बेस पेयर्स के सेट हैं। अब डीएनए ए कैसे आके जुड़ता है बच्चों, ये देखिए, ये 1 2 3 4 इस तरीके से, ये क्या है आपके डीएनए ए। क्या है ये आपका डीएनए ए। होता क्या है, ये डीएनए ए एंजाइम क्या करता है, ये डीएनए ए एंजाइम क्या करता है, ये
आपके जो डीएनए है उससे जाकर जुड़ता है और जुड़ने के बाद क्या करता है, वहां पर प्रेशर क्रिएट करता है। ये यहाँ पर ये जो 9 बेस पेयर्स के सेट है यहाँ पर प्रेशर क्रिएट करता है, एक तरह का खिंचाव महसूस कर पाता है, एक तरह का खिंचाव लगाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इस डीएनए ए के खिंचाव की वजह से जो ऊपर की तरफ क्या होंगे, ऊपर की तरफ क्या है बच्चों, ऊपर की तरफ 13 मर्ज सीक्वेंसेस है या नहीं है, ऊपर की तरफ आपके क्या है 13 मर्ज सीक्वेंसेस हैं। तो बेसिकली ये क्या करता है, डीएनए ए की वजह से जो खिंचाव आता है उसकी वजह से 13 मर्ज सीक्वेंसेस आपस में क्या हो जाने लगती हैं, खुलने लगती हैं, यानी कि उनमें खिंचाव आने लगता है। और जैसे ही उनमें थोड़ा सा खिंचाव आता है या वो खुलने लगती हैं, आपका दूसरा एंजाइम यहाँ पर आ जाता है और वो कौन है आपका डीएनए बी। डीएनए बी आ जाता है और डीएनए बी क्या है बच्चों, डीएनए बी है आपका हेलिकेज। आ रही है बात समझ में, डीएनए बी क्या है आपका हेलिकेज। तो आपको ये बात आई समझ में, डीएनए ए क्या है, डीएनए ए इनिशिएशन एंजाइम है, यानी कि ये वो एंजाइम है जो 9 मर्ज सीक्वेंसेस 9 बेस पेयर्स के जो सेट है वहां पर आकर जुड़ता है। इसके 4 to 5 मॉलिक्यूल्स उनसे जुड़ते हैं और इसके जुड़ने की वजह से डीएनए में प्रेशर क्रिएट होता है, एक खिंचाव क्रिएट होता है, जिसकी वजह से जो उसके 13 मर्ज सीक्वेंसेस हैं जो प्रेजेंट हैं उनमें एक तरह का खिंचाव आता है, वो खुलने लगता है। और इसी को खुलने के लिए या इसी को बढ़ाने के लिए वहां पर एक दूसरा एंजाइम आकर जुड़ता है, वो कौन सा एंजाइम है आपका डीएनए बी। डीएनए बी बेसिकली कुछ नहीं है, नाम है किसका, हेलिकेज का। ये हेलिकेज है, यानी कि ये वो एंजाइम है जो उस 13 मर्ज सीक्वेंसेस पर जो बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेक करने का काम करेगा। आगे बात समझ में आपको, डीएनए बी। तो डीएनए सी क्या है, डीएनए सी है आपका क्लैंप लोडर। डीएनए सी क्या है आपका क्लैंप लोडर। बेसिकली डीएनए बी और डीएनए सी ये दोनों साथ में होते हैं और ये डीएनए पॉलीमरेज को या मैं ये कहूँ हेलिकेज को भी, हेलिकेज भी आपके डीएनए पर कब लोड हो सकता है, कब चिपक सकता है, जब डीएनए सी मौजूद हो। डीएनए सी क्या करता है, डीएनए सी डीएनए बी यानी कि हेलिकेज को डीएनए पर जुड़ने में मदद करता है। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। इसके बाद फिर प्रोसेस कैसे शुरू होती है, इसके बाद प्रोसेस ऐसे शुरू होती है, डीएनए ए ने प्रेशर क्रिएट किया, डीएनए बी और डीएनए सी साथ में आके जुड़े, डीएनए सी यानी कि क्लैंप लोडर की मदद से डीएनए बी यानी कि हेलिकेज उस पर आकर जुड़ा और वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू करता है। अब इसके बाद कैसे कैसे प्रक्रिया चलती है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आकर जुड़ता है आपका एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन, कि जैसे जैसे आपका डीएनए सिंगल स्ट्रैंड बनता जा रहा है वैसे वैसे क्या होगा, वो वहां पर जुड़ने की, अपने आप से जुड़ने की कोशिश करेगा और उसको अपने आप से जुड़ने में कौन मदद का, कौन रोकेगा उसको, उसको रोकेगा आपका एसएसबी सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। इसके अलावा फिर क्या होगा, फिर क्या आएगा वहां पर, इसके अलावा फिर आएगा वहां पर आपका प्राइमेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम बच्चों, प्राइमेज एंजाइम। और ये प्राइमेज एंजाइम क्या करेगा, वहां पर प्राइमर्स को ऐड करेगा। ठीक है, इस तरीके से प्रोसेस चलती रहेगी। और अगर आगे आप देखेंगे सुपर कॉइलिंग बन रही है तो सुपर कॉइलिंग को रोकने के लिए इसमें फिर क्या आएगा, तो वो आइसोमरेज। आगे बात समझ में बच्चों आपको, तो ये है आपका इनिशिएशन। किसी को कोई डाउट इनिशिएशन में, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। ठीक है, इसके बाद आता है आपका क्या, इलोंगेशन। अब आपका चलेगा इलोंगेशन। इलोंगेशन क्या है, बेसिकली देखा जाए तो इलोंगेशन में ऐसा कुछ पढ़ने के लिए नहीं है, इलोंगेशन वही चलेगा सेम जैसे मैंने पहले बताया कि आगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर इस पर जुड़ेगा और जुड़ने के बाद जैसे ही आपका प्राइमेज जुड़ गया भाई ठीक है, जैसे ही क्या हुआ आपका प्राइमेज जुड़ गया, प्राइमेज को क्या बोलते हैं बच्चों, जैसे हेलिकेज को डीएनए बी बोलते हैं, क्लैंप लोडर को डीएनए सी बोलते हैं, क्लैंप लोडर क्या है, बीटा क्लैंप। ठीक है, जैसे डीएनए उसको डीएनए सी बोलते हैं ऐसे ही प्राइमेज को बोलते हैं डीएनए जी। ओके, डीएनए जी। तो बेसिकली मैंने आपको बताया क्या होगा, जैसे ही आपका प्राइमेज आकर जुड़ेगा, प्राइमेज के जुड़ने के बाद क्या होगा, वो वहां पर प्राइमर फॉर्मेशन कर देगा और प्राइमर के फॉर्म होते ही क्या आ जाएगा आपका डीएनए पॉलीमरेज थर्ड।
डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आते ही वहां पर क्या शुरू हो जाएगी, आपकी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू हो जाएगी, जिसे हम बोलेंगे इलॉन्गेशन। और ये चीज मैंने आपको बता दी कि डीएनए पॉलीमरेज थर्ड में 2 कैटालाइटिक कोड्स होते हैं, यानी कि जो दोनों स्ट्रैंड्स अलग करी गई हैं, जो दोनों सिंगल स्ट्रैंडेड बन गई हैं, दोनों में रेप्लिकेशन कैसा होगा, साथ में शुरू होगा, ठीक है ना, बाय डायरेक्शनली होगा और साथ में शुरू होगा विद द हेल्प ऑफ एटीपी एटीपी, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। आगे बात समझ में, किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एटीपी। ओके बच्चों, ठीक है, तो ये होता है आपका एलोंगेशन। अब इसकी प्रोसेस क्या होती है, वही सेम है जो हम पढ़ के आए हैं, क्या, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, 2 स्ट्रैंड्स हैं, दोनों स्ट्रैंड्स पे डीएनए पॉलीमरेज बैठा है, दोनों पर इसका कैटालाइटिक कोड है और दोनों पर इसकी स्ट्रैंड्स काम करती हैं इस तरीके से। ये क्या है आपकी, ये है आपकी लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है, और ये क्या है आपकी लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है ना। और दोनों जगह क्या है, दोनों जगह प्राइमर्स हैं और दोनों जगह प्राइमर्स के फॉर्मेशन के साथ साथ डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा है, आपका डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स को आकर जोड़ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो डीएनए का फॉर्मेशन है, डीएनए रेप्लिकेशन का जो फॉर्मेशन है वो चलता है, ठीक है। ये होता है विद द हेल्प ऑफ एटीपी। अगली बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी किसकी, इलोंगेशन की। अब हम बात करते हैं किसकी, टर्मिनेशन की। अब हम बात करेंगे किसकी, टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन कैसे होता है बच्चों, टर्मिनेशन क्या होगा, प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन मैंने बताया, आप लोगों को बताया था, प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन कैसे होगा, जब इसके जो रेप्लिकेशन फॉर्क बनते हैं, हमने बात करी थी प्रोकैरियोट का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर स्ट्रैंडेड होता है, सर्कुलर होता है। तो एक तरफ से आपकी ओराई शुरू हुई, यहाँ से आपकी शुरू हुई है, ये ओराई है, ऐसी एक रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे चलेगी और एक रेप्लिकेशन फॉर्क ऐसे चलेगी। तो दोनों बाय डायरेक्शनली आपकी रेप्लिकेशन फॉर्क चलती हैं, और बाय डायरेक्शनली रेप्लिकेशन फॉर्क जो चलती है, जब ये एक पॉइंट पर जाकर जब ये एक दूसरे से मिल जाती हैं, वहीं पर आपका टर्मिनेशन हो जाता है। तो प्रोकैरियोट्स में टर्मिनेशन कैसे होता है, जब रेप्लिकेशन फॉर्क एक पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से मिलती है, वहां पर टर्मिनेशन हो जाता है। और क्या होता है वहां पर कुछ सीक्वेंसेस पाए जाते हैं बच्चों। वैसे तो रेप्लिकेशन फॉर्क से है ही है, पर रेप्लिकेशन फॉर्क को भी हम ये कह देते हैं कैसे पता चले या क्या होता है, तो बेसिकली वहां पर कुछ सीक्वेंसेस पाए जाते हैं, जिन सीक्वेंसेस का नाम क्या होता है, टर सीक्वेंसेस। क्या नाम है इन सीक्वेंसेस का, टर सीक्वेंसेस, यानी कि टर्मिनेशन सीक्वेंसेस। ये वो सीक्वेंसेस होती हैं जो टर्मिनेशन को करती हैं या टर्मिनेशन के बारे में बताती हैं। आगे बात समझ में आपको, तो वो क्या है आपकी टर सीक्वेंसेस होती है, और ऐसा माना जाता है कि कुछ लगभग ये 20 बेस पेयर्स की होती है, ये कुछ लगभग 20 बेस पेयर्स की होती है। ओके, तो ये है आपका डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है आपका डीएनए रेप्लिकेशन इन प्रोकैरियोट्स। आपकी 3 स्टेजेस, इनिशिएशन, एलोंगेशन और टर्मिनेशन, ये तीनों आपकी कंप्लीट हो गई हैं। पहले तो मुझे ये बताओ, सबने बुक्स ले रखी हैं, कोई भी ऐसा कोई बच्चा है जिसने अभी तक बुक नहीं खरीदी हो? आप लोग मुझे दिख तो नहीं रहे हो, मुझे पता तो नहीं चल रहा है खरीदी नहीं खरीदी, पर बच्चों मैं कह रही हूँ आप लोगों को बुक जरूर खरीदनी है, ठीक है ना। क्योंकि ये कोई वो तो चल नहीं रहा कि मैं आप लोगों को नोट्स लिखा रही हूँ और आप लोग नोट्स लिख रहे हैं तो उससे काम चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको बुक्स लेनी पड़ेंगी, क्यों, क्योंकि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप बुक से ही टैली कर पाएंगे, बुक से ही समझ पाएंगे। अब क्या होता है कि जब हम नोट्स लिखवाते हैं तब तो हम एक एक पॉइंट कवर कर लेते हैं, पर जब हम समझाते हैं ना तो हम आपको उसका सार समझाते हैं, उसका अर्थ समझा दें। बेसिकली एक एक लाइन या एक एक वर्ड नहीं होता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है कि आप बुक्स खरीदें और बुक्स में से पढ़ें।
ठीक है ना। उसके बाद फिर ये हो सकता है कि आप नेक्स्ट डे आए, नेक्स्ट डे आप मेरे से पूछे कि मैम ये वाला चीज आपने नहीं करी थी, आप बता दीजिए। ओके, लेकिन उसके लिए जरूरी है आप बुक्स खरीदें। ठीक है, चलिए आज की क्लास में इतना ही, बाकी का फिर हम कल शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।